नमस्कार। जी स्पायर में आपका स्वागत है। इस प्लेलिस्ट में हम द हिंदू अखबार के संपादकीय का संक्षिप्त और सरल सारांश प्रस्तुत करेंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या समाचारों में रुचि रखते हैं तो यह श्रृंखला आपके लिए उपयोगी होगी। आइए आज के संपादकीय का सारांश देखते हैं। पहला है चिकित्सा शिक्षा का समस्याग्रस्त वैश्वीकरण। दुनिया भर में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में अजीब स्थितियां देखने को मिल रही हैं। एक तरफ डॉक्टरों की भारी कमी है, वहीं दूसरी ओर सरकारें और कई बार डॉक्टर भी मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के अधिक अवसर देने का विरोध कर रहे हैं। इस कारण छात्र बड़ी संख्या में विदेशों में मेडिकल पढ़ाई करने जा रहे हैं, चाहे वे उच्च, मध्यम या निम्न आय वर्ग के देशों में हों। भारत की स्थिति। भारत में डॉक्टरों की भारी कमी है। हर साल करीब 23 लाख छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जो कि नीट के नाम से जाना जाता है, में बैठते हैं, लेकिन उनमें से केवल 1/22 ही देश के 700 से अधिक मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पा पाते हैं। सरकारी कॉलेजों में सीटें सीमित हैं और निजी कॉलेजों की फीस बहुत अधिक है, जिससे छात्रों को विदेश जाकर पढ़ाई करने का विकल्प अपनाना पड़ता है। रूस, यूक्रेन, जिसमें युद्ध से पहले की स्थिति, कजाकिस्तान, फिलीपींस, चीन, मॉरिशस और नेपाल जैसे देश भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा गंतव्य बन गए हैं। कुछ विदेशी कॉलेजों का संचालन भारतीय समूहों द्वारा किया जाता है, जैसे नेपाल में मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और कैरेबियन में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीगुआ। विदेश में पढ़ाई की चुनौतियाँ। विदेश से पढ़ाई करने के बाद भारत लौटने वाले छात्रों का राष्ट्रीय लाइसेंस परीक्षा FMGE पास करनी होती है और इंटर्नशिप भी पूरी करनी होती है। कई देशों में मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता संदिग्ध होती है, जिससे भारत लौटने के बाद डॉक्टर बनने की प्रक्रिया कठिन हो जाती है। इसमें सरकार की पहल। 2025 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश में मेडिकल सीटों की संख्या 1.1 लाख यानी 130% वृद्धि बढ़ाई गई है। 2026 तक 10,000 अतिरिक्त सीटें और जोड़ी जाएंगी और अगले 5 सालों में कुल 75,000 नई सीटें जोड़ने की योजना है। इसका उद्देश्य योग्य डॉक्टरों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। वैश्विक परिदृश्य क्या है? यह समस्या केवल भारत या ग्लोबल साउथ यानी दक्षिण एशिया और अफ्रीका तक सीमित नहीं है, बल्कि फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स और नॉर्वे जैसे पश्चिमी देशों के छात्र भी पोलैंड, हंगरी, रोमानिया जैसे देशों में मेडिकल पढ़ाई करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी छात्र भी आयरलैंड, कैरेबियन, पोलैंड और हंगरी में पढ़ाई कर रहे हैं। इन देशों में अंग्रेजी माध्यम के में पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि विदेशी छात्रों को आकर्षित किया जा सके। चुनौती और गुणवत्ता बनाम मांग। सरकारें अब इस समस्या को समझ रही हैं, लेकिन समाधान महंगे हैं। मेडिकल समुदाय को डर है कि अधिक सीटें मिलने से उनकी स्थिति कमज़ोर हो सकती है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और स्वास्थ्य ज़रूरतों को देखते हुए गुणवत्ता वाले डॉक्टरों की मांग लगातार बढ़ेगी। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या यह संकेत देती है कि अवसर की तलाश है, लेकिन गुणवत्ता नियंत्रण की कमी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। इस सारांश का निष्कर्ष यह है, मेडिकल शिक्षा का यह वैश्वीकरण अवसरों के साथ चुनौतियां भी लेकर आया है। सरकारों को प्रवेश के अवसर बढ़ाने की और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना होगा। दूसरा है, इज अपॉइंटिंग एडहॉक जजेस अ वायबल मीन्स टू रिड्यूस बैकलॉग, यानी क्या अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति बैकलॉग को कम करने की एक व्यवहारिक साधन है? इस पर जस्टिस राजीव शकदर ने कहा है कि इन नियुक्तियों को अपने निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उम्मीदवार की सहमति प्राप्त करने के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को एक उम्मीदवार की सिफारिश करनी चाहिए, जिसके बाद कॉलेजियम अपनी सिफारिश को सरकार को भेज सकता है। 30 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लंबित मामलों के निपटारे के लिए सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड न्यायाधीशों को अस्थायी
यानी एडहॉक रूप से नियुक्त करने की अनुमति दी। न्यायाधीश केवल आपराधिक अपीलों यानी क्रिमिनल अपील्स की सुनवाई कर सकते हैं, वह भी किसी मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के साथ। क्या एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति लंबित मामलों को कम करने का उचित उपाय है? इस पर न्यायमूर्ति राजीव सखधर ने कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लोक प्रहरी बनाम भारत संघ मामले में पहली बार एडहॉक नियुक्ति का समर्थन किया था। जनवरी 2025 तक हाई कोर्ट में 62 लाख मामले लंबित थे। अब इस मुद्दे पर फिर से ध्यान देने से सुधार की उम्मीद है। और इस पर शादान फराशत, जो कि हाई कोर्ट में वकील हैं, उन्होंने कहा, संविधान एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान देता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है, जिससे सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि ये नियुक्तियां राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों से जुड़ी नहीं होती, इसलिए सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, क्या पहले नियमित न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार आवश्यक है? इस पर शादान फराशत ने बताया कि 75 वर्षों में लंबित मामलों को सिस्टमैटिकली कम करने के लिए कोई नीति नहीं बनी। सरकार की ओर से नियमित नियुक्तियां में भी देरी एक चिंता का विषय है। न्यायमूर्ति शक्धर ने बताया कि एडहॉक नियुक्तियां नियमित प्रक्रिया में बाधा नहीं डालती। मुख्य समस्या योग्य उम्मीदवारों की पहचान और सरकार की मंजूरी है। तीसरा प्रश्न पूछा गया, क्या एडहॉक नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है? तो इस पर न्यायमूर्ति शक्धर ने बताया, प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीधे सुप्रीम कोर्ट को नाम भेजें, फिर सुप्रीम कोर्ट को सरकार को भेजें। खुफिया जांच यानी आईबी एजेंसी से बचना चाहिए, क्योंकि ये पहले ही रिटायर्ड हैं। शादान फराशत ने बताया, एडहॉक नियुक्तियों के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि रिटायर्ड न्यायाधीश पहले ही जांच प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। क्या एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति में से मौजूदा न्यायाधीशों के करियर पर असर पड़ेगा? इस पर शादान फराशत व न्यायमूर्ति शक्धर ने दोनों ने एक ही मत दिया और नहीं कहा। एडहॉक न्यायाधीश सीमित समय के लिए होते हैं, वे पदोन्नति या वरिष्ठता में हस्तक्षेप नहीं करते। क्या न्यायालय की बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ेगा? इस पर न्यायमूर्ति शक्धर ने बताया कि न्यायाधीशों को स्टाफ और सुविधाएं उपलब्ध हैं, सरकार को बजट बढ़ाकर सहयोग करना होगा। और शादान फराशत ने अपना मत रखा कि अदालत भवन में पर्याप्त जगह है, यह समस्या हल की जा सकती है। छठवां प्रश्न पूछा गया, क्या रिटायर्ड न्यायाधीश वापस लौटना चाहेंगे? इस पर न्यायमूर्ति शक्धर ने कहा, यह कठिन हो सकता है, क्योंकि मध्यस्थता और स्वतंत्र वकालत ज़्यादा लाभदायक है। सुप्रीम कोर्ट को ट्रिब्यून के लिए भी योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। क्या एडहॉक नियुक्ति से न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी? इस पर शादान फराशत ने बताया, नहीं, क्योंकि न्यायिक स्वतंत्रता मानसिक अवस्था है, सामाजिक मेल तोल से यह प्रभावित नहीं होगी। न्यायमूर्ति शक्धर ने कहा, लोग सही चुने जाएं तो समस्या नहीं होगी। एडहॉक न्यायाधीशों को पदोन्नति की लालसा नहीं होती, वे सीमित अवधि के लिए सेवा देकर चले जाते हैं। इस पूरे इंटरव्यू का निष्कर्ष यह रहा कि एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति लंबित मामलों को कम करने में सहायक हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया को सरल करना और सरकार का सहयोग आवश्यक है। साथ ही नियमित नियुक्ति प्रणाली में सुधार भी जरूरी है। China's dam project opens the floodgates of concern. चीन के बांध परियोजना ने चिंता के दरवाजे खोल दिए हैं। हालांकि यह परियोजना चीन के महत्वाकांक्षी ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के साथ मेल खाती है, लेकिन इससे भारत के लिए गंभीर निहितार्थ हैं, जिन्हें हम कम करके नहीं आंका जा सकता। चीन द्वारा तिब्बत में यारलंग चंगबो यानी भारत की में ब्रह्मपुत्र नाम से जाने वाले के ऊपर हिस्से एक विशाल जल विद्युत बांध बनाने की योजना भारत के लिए चिंता का विषय बन गई है। इसका कारण है पर्यावरण पर प्रभाव, नदी के जल प्रवाह में बदलाव और भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों पर असर। यह नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश के
सियांग में सियांग कहलाती है और असम पहुंचने पर ब्रह्मपुत्र बन जाती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के लाखों लोगों का जीवन ब्रह्मपुत्र पर भी निर्भर है। चीन की मंशा और भारत की चिंता। चीन अपने 14वें पंचवर्षीय योजना 2021 से 25 के तहत कोयले पर निर्भरता घटाकर जल विद्युत परियोजनाओं में स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। उसका लक्ष्य 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है, लेकिन ऐसे बड़े बांधों से भारत को जल प्रवाह और पर्यावरण संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। कानूनी पक्ष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के तहत जल संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग, नुकसान रोकने और सहयोग की आवश्यकता है। हालांकि भारत और चीन इस कानून के हस्ताक्षरी नहीं हैं। चीन अपने जल नीति सिद्धांतों में सहयोग, अधिकारों, साझेदारी और विकास संरक्षण के बीच संतुलन की बात करता है, लेकिन भारत सहित कई पड़ोसी देश चीन पर जल शक्ति के हथियार के रूप में उपयोग का आरोप लगाते हैं। भारत अपने जल आपूर्ति का 1/3 हिस्सा तिब्बत से निकलने वाली नदियों से पाता है। भारत और चीन के बीच सतलज और ब्रह्मपुत्र पर जल साझेदारी संबंधी समझौते यानी समाप्त हो चुके हैं। हाल ही में दोनों देशों के संबंधों में कुछ सुधार दिखा है, जिससे इन समझौतों के नवीनीकरण की उम्मीद है। जल मामलों पर चर्चा के लिए एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म नामक मंच भी है, जो दोनों देशों के विशेषज्ञों के बीच संवाद स्थापित करता है। पर्यावरणीय चिंताएं क्या हैं? यह बांध दुनिया के सबसे भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बनाया जा रहा है, जिससे संरचना की सुरक्षा पर खतरा है। जनवरी 2025 में तिब्बत में आए भूकंप में 120 लोगों की मौत हो गई थी। इस तरह के बांध से नदी की परिस्थितिकी गड़बड़ा सकती है, गाद प्रवाह प्रभावित होगा, जैव विविधता को नुकसान होगा और नदी तटों का कटाव बढ़ सकता है। इससे भारत के साथ साथ बांग्लादेश भी प्रभावित होगा। लेकिन अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद भारत बांग्लादेश संबंध कमज़ोर हुए हैं, जबकि बांग्लादेश और चीन के संबंध मजबूत हो रहे हैं। इस वजह से बांग्लादेश ने इस बांध पर कोई बड़ी आपत्ति नहीं जताई है। दक्षिण एशिया में जल गठबंधन की चुनौती। तिब्बत से निकलने वाली नदियों से नेपाल, भूटान, पाकिस्तान जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देश भी प्रभावित होते हैं। एक क्षेत्रीय जल वार्ता तंत्र होना जरूरी है, लेकिन दक्षिण एशिया में सक्रिय क्षेत्रीय संगठन न होने और भारत के पड़ोसी देशों के साथ अस्थिर संबंधों के कारण जल गठबंधन बनाना कठिन है। भारत चीन संबंध और भविष्य की राह। जल विवाद को भारत चीन के राजनीतिक संबंधों से अलग करके देखना मुश्किल है। हाल के कूटनीतिक प्रयासों से उम्मीद है कि डेटा साझेदारी संबंधी समझौते दोबारा हो सकते हैं। चीन ने आश्वासन दिया है कि बांध से भारत को जल प्रवाह पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन भारत ने अपनी चिंताएं स्पष्ट की हैं। ऐसे में ELM जैसे मंच के जरिए दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाने की ज़रूरत है। निष्कर्ष इसका, चीन की यह बांध परियोजना भारत की जल सुरक्षा, पर्यावरण और द्विपक्षीय संबंधों के लिए चुनौती है। क्षेत्रीय सहयोग और संवाद बढ़ाकर इस समस्या का समाधान निकालना आवश्यक है। धन्यवाद। यह सारांश आपको कैसा लगा कमेंट में लिख करके बताएं। धन्यवाद।